हाय गाइस, क्या हाल है? सब बढ़िया। वेलकम टू द 14th लेक्चर ऑफ द चैप्टर रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। आज के लेक्चर में हम लोग स्पेसिफिकली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का जो पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज गैस्ट्रुलेशन। अगर आपको याद होगा तो लास्ट पार्ट में, लास्ट चैप्टर में, लेक्चर नंबर 13 में हम लोगों ने डिस्कस किया था ब्लास्टुलेशन, उसके साथ साथ इम्प्लांटेशन। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस की थी। ब्लास्टुलेशन का मतलब देखा था हम लोगों ने, मोरेला से ब्लास्टुला का फॉर्मेशन मतलब ही ब्लास्टुलेशन। उसके साथ साथ ब्लास्टुला जो है वो उसके ऊपर का जोना पेलिसुला निकल जाता है एंड व्हेन इट रीचेस द यूट्रस, और फिर फाइनली जाके फ्रॉम द एंड ऑफ द सेल्स ऑफ रॉबर वहां से वो अटैच होता है सिंसाइशियो ट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट बनाता है। वो पूरा प्रोसेस जो हम लोगों ने देखा वो था इम्प्लांटेशन में। उसके साथ साथ मैंने इम्प्लांटेशन का आपको स्पॉटिंग भी बताया था कि स्पॉटिंग होता है इम्प्लांटेशन में। तो इम्प्लांटेशन के केस में यू विल ऑब्जर्व कि ऐसे स्पॉट डेवलप होता है, मतलब फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बाहर बिकॉज ऑफ द ब्लीडिंग। तो वो जो है वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, राइट। तो ये दो पार्ट्स हमने लिए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सक्लूसिवली अबाउट गैस्ट्रोलेशन। गैस्ट्रोलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैस्ट्रोला बनता है, किसमें से? ब्लास्टुला में से। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रोला फ्रॉम ब्लास्टुला इज नोन एज गैस्ट्रोलेशन। ठीक है। तो अभी गैस्ट्रोला का जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है, वन ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस बोल सकते हैं। काफी कुछ चीजें एक साथ होती है उसमें, दैट्स द रीजन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, वो कॉम्प्लिकेटेड है तो उसको क्या करना है, कैसे करना है, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले तो जो हमारा 12th लेक्चर था वहां मैंने यहाँ तक लिया था। उसके बाद हमने यह लिया लास्ट लेक्चर में इम्प्लांटेशन के साथ। उसके बाद हम लोग यहाँ तक का पार्ट आज लेंगे। ठीक है, यहाँ तक का रादर आई वुड सजेस्ट, थोड़ा गड़बड़ किया है, ये पूरा इधर तक का इधर तक ही पूरा देख लेंगे, यहाँ तक ही देखेंगे पूरा। ओके, थोड़ा सा आई थिंक आई रेड इट रॉन्ग। ठीक है, तो ये इस तरह से होगा ना। तो उस हिसाब से तो अगर ये एरर है तो उस हिसाब से तो हमने यहाँ तक का पार्ट देख लिया लास्ट लेक्चर में। फर्स्ट 12th लेक्चर में ये देखा, 13th लेक्चर में ये देखा, और 14th लेक्चर में ये पूरा पार्ट यहाँ तक का देखेंगे। ठीक है, मतलब ही हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यहाँ फिनिश हो जाएगा। और इसके आगे हम लोग फिर प्रेगनेंसी वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट मीनिंग ऑफ गैस्ट्रोलेशन। गैस्ट्रोलेशन का मतलब क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रोला फ्रॉम ब्लास्टुला। ये ब्लास्टुला है, यहाँ ब्लास्टोसील है, और यहाँ पर बंच ऑफ सेल्स रहेंगे जो एम्ब्रियोनिक नॉब बना रहे हैं। ठीक है, तो ये ब्लास्टोसील है, इसमें से या ब्लास्टुला में से फॉर्मेशन होता है गैस्ट्रोला का। अब ये जो फॉर्मेशन होता है ये दो मेजर रीजन से, दो मेजर एक्टिविटीज से होता है। सबसे पहला जो एक्टिविटी है दैट इज सेल डिफरेंशिएशन। सेल को अलग अलग फंक्शन दिए जाते हैं। और सेकंड है बाय मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट ऑफ सेल्स। तो सबसे पहले तो सेल डिफरेंशिएट होंगे और उसके बाद सेल का मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होगा। तो ये दोनों के दोनों प्रोसेस मिलाकर ही गैस्ट्रुलेशन कंप्राइज करेंगे। गैस्ट्रुलेशन में मल्टीपल स्टेप्स, मल्टीपल वेज से गैस्ट्रुलेशन होता है, मल्टीपल एक्टिविटीज होती है गैस्ट्रुलेशन परफॉर्म करवाने के लिए। वही एक्टिविटीज चलो देखते हैं। तो सबसे पहले ये चीज ध्यान में रखो कि गैस्ट्रोला जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसमें वेल डिफाइंड 3 जर्म लेयर्स होते हैं। जर्म लेयर का मतलब क्या होता है? ये ऐसे लेयर्स होते हैं जो हमारे बॉडी के हर एक ऑर्गन को, हर एक पार्ट को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर नर्वस सिस्टम हो गया, हेयर हो गया, और भी काफी सारे ऑर्गन है, स्किन वगैरह, इनको बनाने के लिए जो लेयर, इन जो लेयर में से जो लेयर रिस्पॉन्सिबल है वो लेयर को बोलते हैं एक्टोडर्म। वैसे ही एंडोडर्म होता है, मेसोडर्म होता है। तो अलग अलग तरह के लेयर होते हैं जो ऑर्गेनिज्म को, और या ऑर्गेनिज्म के अलग अलग पार्ट्स को बनाते हैं। यहाँ इस केस में ह्यूमंस के अलग अलग पार्ट्स को बनाते हैं। तो इसीलिए इनका सिग्निफिकेंस, इनका इम्पोर्टेंस बहुत ही ज्यादा है। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रोसेस है। तो अगर आप नोटिस करोगे तो मैंने 3 लेयर्स का नाम लिया, एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म। तो एज 3 जर्मिनल लेयर्स एग्जिस्ट करते हैं, 3 डर्म लेयर्स एग्जिस्ट करते हैं इन द गैस्ट्रोला, द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज ह्यूमन बीइंग इज नोन एज ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। ट्रिप्लो, ट्राई, ट्राइप्लो, मतलब ट्राई मतलब 3 जर्म लेयर्स है।
हर जर्म लेयर का कुछ न कुछ फंक्शन, कुछ न कुछ एक्टिविटी होता है, सो दैट इट कैन गिव राइज टू अ न्यू ऑर्गन और न्यू पार्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये चीज ध्यान में रखो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक्टोडर्म एंडोडर्म दिया है और एक मीजोडर्म भी होगा। ये बस मैंने जनरल डायग्राम दिया हुआ है, इसका कोई रिलेशनशिप डायरेक्टली ह्यूमन बींग से नहीं है, ठीक है। तो चलो देखते हैं कौन से इवेंट्स होते हैं, कौन से एक्ट्स होते हैं जिससे गैस्ट्रोलेशन होता है। तो सबसे पहला इवेंट जो यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हो, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक डिस्क। एम्ब्रियोनिक डिस्क नाम का स्ट्रक्चर जो है फॉर्म होता है। वो एम्ब्रियोनिक डिस्क का मतलब क्या होता है वो भी हम देखेंगे, ओके। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मतलब एम्ब्रियो को छोड़कर बाहर की तरफ एक मेम्ब्रेन बनता है, उसका फॉर्मेशन। थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक। ये प्रिमिटिव स्ट्रीक जो होता है, दिस एक्चुअली इज अ डिप्रेशन, इट्स अ रिज, इट्स अ नॉच फॉर्म्ड इन द होल स्ट्रक्चर ऑफ गैस्ट्रोला और ड्यूरिंग गैस्ट्रोलेशन, ताकि वहां से बायलैटरल सिमेट्री जो है वो जनरेट हो। ओके हमको पता है कि ह्यूमन बींग्स में बायलैटरल सिमेट्री होता है। बायलैटरल सिमेट्री का मतलब क्या होता है, अगर ह्यूमन बींग्स के बॉडी को बीच में से कट करो स्ट्रेट, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी, यू विल ऑब्जर्व दो जो पार्ट्स बनेंगे वो मिरर इमेजेस बनेंगे। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सिर्फ एक ही ऐसा एक्सिस होता है जिससे दो इक्वल पार्ट्स बन सकते हैं, मिरर इमेजेस बन सकते हैं, वैसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं बायलैटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको कहीं से भी कट कर लो और फिर भी उनका दो इक्वल हाफ्स बनते हैं, वो होते हैं रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म। यूजुअली स्टारफिश, हाइड्रा, सिलेंट्रेटा के मेंबर्स भी होते हैं उसी में। बट हम ह्यूमंस की बात करें तो बायलैटरल सिमेट्री है, जो इस प्रिमिटिव स्ट्रिक की वजह से फॉर्म होता है। और उसके साथ लास्ट क्या, डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी जर्म लेयर्स। जो जर्म लेयर्स की बात करो ना मैं, वो जर्म लेयर्स का डेवलपमेंट देखो, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, ये तीन लेयर्स हैं, तीनों की वजह से ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाता है ऑर्गेनिज्म, ओके। तो सबसे पहला क्या लिखा है मैंने, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक डिस्क। अब वो कैसे होता है, ठीक है, तो जरा ध्यान दो। अभी इसमें मल्टीपल चीजें मैंने मेंशन की है। तो ये सबसे पहला जो स्टेज आपको दिख रहा है, एक एक स्टेज करके देखेंगे हम लोग। सबसे पहला जो स्टेज दिखता है ये आपका है ब्लास्टुला। ये ब्लास्टुला में, ये हमको पता है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये क्या है, ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स है। ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स के अंदर ये एम्ब्रियोनिक नॉब है, और ये एम्ब्रियोनिक नॉब का फंक्शन क्या है, इसमें से प्रॉपर एम्ब्रियो बनने वाला है। तो ये जो एम्ब्रियोनिक नॉब है, इनके सेल्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है। वो सेल्स जो ट्रोफोब्लास्ट को चिपके हुए रहते, दे कन्वर्ट इनटू अ कॉलमनर लॉन्ग सेल्स, एंड दोस सेल्स आर कॉल्ड एज एपिब्लास्ट। व्हाइल द लोअर सेल्स, नीचे वाले सेल्स जो है वो क्यूबॉइडल सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और इनको बोलते हैं हाइपोब्लास्ट। तो दो लेयर्स बन जाते हैं, एक एपिब्लास्ट एक हाइपोब्लास्ट। किस में से, ये एम्ब्रियोनल नॉब में से, या एम्ब्रियोनिक नॉब में से, या एम्ब्रियो प्रॉपर में से दो जो है लेयर्स बन जाते हैं। देखो सेल डिफरेंशिएशन हुआ, मैंने बोला था ना सेल डिफरेंशिएशन होता है एंड मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होता है। तो सबसे पहला हो गया सेल डिफरेंशिएशन, दो लेयर्स बन गए, एक कॉलमनर सेल्स बन गए एपिब्लास्ट के और एक क्यूबॉइडल सेल्स बन गए हाइपोब्लास्ट के। इन्हीं में आगे डिफरेंशिएशन, आगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, तब जाके जो है आपको प्रॉपरली गैस्ट्रोला मिलेगा। तो ये दो मैंने क्यों मेंशन किए जरा देखो। यहाँ आप अगर देखोगे तो मैंने लिखा है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक डिस्क, जिसमें दो पार्ट्स दिए मैंने, प्रिमिटिव एंडोडर्म एंड प्रिमिटिव एक्टोडर्म। तो जरा देखो नाम क्या है उनके, हाइपोब्लास्ट एंड एपिब्लास्ट। तो प्रिमिटिव एंडोडर्म मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जो एंडोडर्म बनाने वाला है आगे, प्रिमिटिव वाला एंडोडर्म जिसमें से एक्चुअल एंडोडर्म बनेगा, वो है हाइपोब्लास्ट, मतलब वो क्यूबॉइडल सेल्स है। और दूसरा जो आप यहाँ देख रहे हो प्रिमिटिव एक्टोडर्म, वो एपिब्लास्ट है, कॉलमनर सेल्स बनेगा। समझ में आ गया। तो यही दो सेल्स वहां पर मेंशन्ड थे, यही दो रीजन्स वहां पर भी मेंशन्ड है, एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट, ठीक है। और ये ब्लास्टोसील देखो एज इट इज। अब क्या होगा जरा ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पर आपको पता है कि एम्ब्रियोनल नॉब जो होता है वो ट्रोफोब्लास्ट के उन सेल्स को कनेक्टेड होता है जिनको हम बोलते हैं सेल्स ऑफ रॉबर, राइट। तो सेल्स ऑफ रॉबर जो रीजन है वहां पर थोड़ा सेल डिवीजन होता है, और उस सेल डिवीजन के हेल्प से एक नया लेयर बन जाता है। यहाँ ब्राउन कलर का लेयर दिख रहा है, ये नया लेयर बन जाता है। कुछ कुछ बुक्स में दिया हुआ है कि वो जो सेल्स है, सेल्स ऑफ रॉबर, वो डिग्रेड हो जाते हैं जिसके वजह से कैविटी बन जाती है। बट कुछ कुछ जगह पे दिया हुआ है कि सेल्स डिवाइड होते हैं और एक लेयर बनाते हैं। तो सेल्स डिवाइड होके एक लेयर बनाते हैं, ब्राउन कलर का लेयर,
और उन्हीं लेयर में जो सेल्स होते हैं उनको ही हम लोग बोलते हैं एमनियोजेनिक सेल्स। तो अब सॉरी, ये देखोगे एपीब्लास्टिक सेल्स और एमनियोजेनिक सेल्स के बीच में कैविटी बन गई है, जिसको मैंने येलो शेड कर दिया। वो येलो कैविटी जो है उनको उसको ही कैविटी को बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी। ये जो एमनियोटिक कैविटी बनी है ये बस इन दोनों के बीच का गैप से बना है, ठीक है। यूजुअली व्हाट हैपेंस, इन दोनों का गैप के बीच में क्या था, सेल्स ऑफ रॉबर थे, तो वो सेल्स जब डिग्रेड हो जाते हैं तो उन्हीं से ये कैविटी बनती है, ठीक है। अब क्या होगा, आप जरा नोटिस करो, ये जैसे ये एक एक्टिविटी हो जाती है एमनियोटिक कैविटी एमनियोजेनिक सेल्स की, साइमल्टेनियसली आप देखोगे जो हाइपोब्लास्ट वाले सेल्स है ना, दिस अंडरगो कंटिन्यूस सेल डिवीजन एंड दिस फॉर्म अ लेयर बिलो। ये ब्राउन कलर का जो लेयर दिख रहा है नीचे की तरफ, ये नीचे वाला लेयर बन जाता है इसमें, ओके। सो इट फॉर्म्स अ लेयर बिलो वेयर सराउंडिंग द ट्रोफोब्लास्ट, बट ट्रोफोब्लास्ट को चिपका हुआ नहीं, थोड़ा सा अंदर की तरफ एक लेयर ऑफ सेल्स बनाते हैं, और वही सेल्स होते हैं आपके एंडोडर्मल सेल्स, ओके। और एंडोडर्मल सेल्स और ये हाइपोब्लास्ट के बीच में जो एम्प्टी कैविटी बनी है यही है आपका yolk sac। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? तो ये जो हाइपोब्लास्ट के सेल्स है, दे अंडरगॉन सेल डिवीजन एंड दे फॉर्म्ड layer of cells, okay, and that layer of cells covers the blastocele। तो ब्लास्टोसील को कवर करने पर वो ब्लास्टोसील के अंदर जो स्ट्रक्चर है, अंदर जो लिक्विड है या अंदर जो चीज है वो बन गया प्राइमरी योक सैक, ओके। और ये हो गया सेल्स ऑफ प्राइमरी एंडोडर्मल सेल्स हो गया, प्राइमरी एंडोडर्मल सेल्स हो गया, मेन जो इनिशियल बने सेल्स वो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है जरा ध्यान दो, उसके बाद जो है ये जो ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स है ये डिवाइड एंड रीडिवाइड करके एक बड़ा सा लेयर बना देते हैं। तो ये जो मैंने बाहर डॉट्स बनाए ना, ये डॉट्स इस सर्कल के अंदर जो डॉट्स बनाए वो डॉट्स सारे के सारे क्या है, दीज आर नथिंग बट ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, ठीक है। और ये अंदर की तरफ आप देख रहे हो ये जो सेल्स थे एमनियोजेनिक सेल्स, इन्होंने किस तरह से एक लेयर बना दिया, कैन यू सी दिस, इन्होंने इस तरह से एक लेयर बना दिया और इसके अंदर ये एमनियोटिक कैविटी है जिसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड फिल्ड होगा, ठीक है। और ये एंडोडर्मल सेल्स भी अभी क्या होगा, थोड़े से मतलब वैसे ही प्रेजेंट है, बट ये बाहर जो एक्सपांड हो गया ना, तो ये स्ट्रक्चर शुरू हो गया, क्या शुरू हो गया, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बनना शुरू हो गया, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सेल्स बनने शुरू हो गए जो सपोर्ट करने वाले। अगर आप नोटिस करोगे तो पिछले स्लाइड में मैंने मेंशन किया था फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, तो इसी का फॉर्मेशन जो है यहाँ पर आप देख रहे हो ये शुरू हो गया है बाय दिस, ओके। तो इसमें आप ट्रोफोब्लास्ट का लेयर देख सकते हो, एमनियोटिक कैविटी देख सकते हो, एपीब्लास्ट देख सकते हो, हाइपोब्लास्ट, एंडोडर्मल सेल्स, प्राइमरी योक सैक एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म भी आ गया, नया वाला लेयर आ गया एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। इसका फंक्शंस क्या होगा हम देखेंगे अभी, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है, तो ये सेल्स का मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होता है जिसकी वजह से इनका जो है अरेंजमेंट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो ये जो एंडोडर्मल सेल्स थे ये थोड़े से रीअरेंज करके थोड़े से नजदीक ले जाते हैं टू द हाइपोप्लास्ट और इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो अभी इसके अंदर जो कैविटी है वो कैविटी को क्या बोलेंगे, सेकेंडरी योक सैक। व्हाई, बिकॉज ये प्राइमरी योक सैक बड़ा था, सेकेंडरी का शेप चेंज हो गया, स्ट्रक्चर चेंज हो गया ना, तो ये बन गया आपका सेकेंडरी योक सैक, ठीक है। अब ये सेकेंडरी योक सैक हो गया, उसी तरह से ये जो एमनियोटिक कैविटी के एमनियोजेनिक सेल्स है वो एमनियोजेनिक सेल्स ने भी खुद को थोड़ा सा रीअरेंज करके कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। हाइपोब्लास्ट एपिब्लास्ट तो वैसे के वैसे ही प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये जो बाहर के एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्मल सेल्स थे ना, इनका अरेंजमेंट दो तरीकों में हो गया। एक तरीका हो गया बाहर के ट्रोफोब्लास्ट के साथ अरेंज हो गया, देखो बॉर्डर में, और एक हो गया ये अंदर के स्ट्रक्चर के साथ अरेंज हो गया। जो बाहर के ट्रोफोब्लास्ट के साथ अरेंज हुए हैं उनको बोलते हैं सोमैटोप्ल्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। क्या बोलते हैं, सोमैटोप्ल्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। और जो अंदर की तरफ अरेंज हुए हैं उनको क्या बोलते हैं, स्प्लैंशोप्ल्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, ओके। दो स्ट्रक्चर्स बन गए। अब आप नोटिस करोगे ये जो डॉटेड सेल्स है जो नीचे की तरफ हमने बनाया ये कंटिन्यू के ऊपर जा रहे हैं, बट ऊपर जहां पर ये एमनियोटिक कैविटी वाला रीजन है वहां पर ये सेल्स डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं, देखो इधर बीच में गैप है, ओके। इधर आप देखोगे बीच में गैप है, इधर कोई गैप नहीं है। तो ये गैप क्यों नहीं है, इधर के सेल्स क्या है, इधर के सेल्स फिर सोमैटोप्ल्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है। हम क्या समझते हैं कि अंदर वाले सेल जो है स्प्लैंशियो प्लूरिक सेल्स वो ही रहेंगे ये, बट वो नहीं है, ऊपर की तरफ ये बाहर के लेयर के सेल्स आ जाते हैं, ठीक है। और ये बीच में कैविटी है,
आपका सीलम बन रहा है। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरह से स्ट्रक्चर बना है। अब देखो ये स्प्लैंशियो एम्ब्रियोनिक सेल जो है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सेल्स, उसके कॉम्बिनेशन के साथ जब ये आपका एम्नियोजेनिक सेल्स आता है तो उसको मिलाकर बोलते हैं एमनियन। ठीक है, ध्यान दो, ये जो स्प्लैंशियो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सेल्स है ना, मेसोडर्म सेल्स है, वो along with amnion, सॉरी along with amniogenic cell they form amnion। ये जो बाहर के सोमैटो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सेल्स है, मेसोडर्मल सेल्स, वो along with ट्रोफोब्लास्ट बनाते हैं कोरियन। ओके, और ये जो स्प्लैंशियो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्मल सेल्स है along with this endodermal cells they form allantois। हर एक का अपना अपना फंक्शन है। ठीक है, एमनियन की वजह से जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो पूरा फीटस के ऊपर कवर्ड रहता है ताकि वो डिहाइड्रेशन ना हो फीटस का, एंड व्हेन डिलीवरी टेक्स प्लेस, पार्शियल टेक्स प्लेस, तभी अच्छे से मूवमेंट बाहर होना चाहिए। वो एमनियन की वजह से ही होता है। कोरियन जो है इसका कोर फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन। और एलेंटोइस का कोर फंक्शन क्या है? ब्लड सप्लाई करना और ब्लड वेसल्स अच्छे से बनवाना। ये सारा कुछ इनका एक्टिविटीज है। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, तो आगे अगर हम बढ़ते हैं, आगे अगर देखते हैं तो इसमें तो वही हम लोगों ने जब भी हमने आपने देखा, जब हमने प्रोड्यूस करवाया तो ये यहाँ तक एक्स्ट्रा वाली सारी चीजें बन गई है। मतलब ये एक हमने देखा एम्ब्रियोनिक डिस्क बन गया, क्यों? क्योंकि इसमें दोनों लेयर्स बन गए थे। सेकंड हमने देखा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बन गया जिसमें कोरियन देखा, एमनियन देखा, एलेंटॉइस देखा एंड यॉर्क सैक भी देखा। तो ये चारों सॉरी, ये चारों जो है लेयर्स बन चुके हैं, स्ट्रक्चर्स बन चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि आगे क्या होगा। मतलब जो थर्ड और फोर्थ पॉइंट है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो थर्ड पॉइंट का इवेंट अभी कैसा होता था ना, ध्यान दो। तो ये जो है ऊपर एमनियन है, उसके ऊपर कोरियन, मैंने कोरियन नहीं बनाया अभी, एमनियन है, एलेंटॉइस है, यहाँ पर यॉर्क सैक आप देख रहे हो इनके कॉम्बिनेशन से, नीचे एंडोडर्मल सेल्स देख रहे हो, ऊपर एक्टोडर्मल सेल्स है। अभी हाँ, एक चीज है कि ये जो सेल्स है ना, जरा ध्यान देना, ये जो एमनियोजेनिक सेल्स का लेयर बन गया ना, ओके, यहाँ पर देखो ये एमनियोजेनिक सेल्स का लेयर, ये लेयर जो है बेस पे कुछ सेल्स बनाते हैं, ये वाला सेल्स इधर बेस पे कुछ सेल्स बनता है, वही बनता है आगे जाके एक्टोडर्मल सेल्स, ये एक्टोडर्म सेल्स। तो सबसे पहला जो आपका जर्म लेयर बना था वो था एंडोडर्म। उसके बाद ओरिजिनेट हुआ ऊपर के तरफ से एपीब्लास्ट के तरफ से, एपीब्लास्ट के साइड से एक्टोडर्म। और यही जो आपके एक्टोडर्मल सेल्स है, जो पहले एपीब्लास्टिक सेल्स थे, उनके सेंटर में आप देखोगे एक रिज लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, एक डिप्रेशन बन जाता है यहाँ पर। यही डिप्रेशन जो है इसी को बोलते हैं प्रिमिटिव स्टिक, जो एग्जैक्ट सेंटर में होता है ताकि ये दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो पाए एट एनी पॉइंट इन लाइफ। और यही एनेबल करता है हमारा बायलैटरल सिमेट्री। दिस इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनेबलिंग ह्यूमंस बायलैटरल सिमेट्री, सेंटर से दो पीसेस में कट होना, यही वो एनेबल करता है। ठीक है, इसके साथ और एक चेंज होता है, देखो एंडोडर्म है, एक्टोडर्म, उसके लेयर्स है ऊपर और नीचे की तरफ। अब इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो एंडोडर्मल सेल्स है वो अपने एक्स वजाइनेशन से कुछ सेल्स को बाहर छोड़ता है डिवीजन के टाइम पे, वो सेल्स इधर आते हैं। और ये जो एक्टोडर्मल सेल्स है वो अपने इन वजाइनेशन से, मतलब अंदर की तरफ, नीचे की तरफ कुछ सेल्स छोड़ते हैं। तो एक्टोडर्म कुछ सेल्स नीचे की तरफ छोड़ेंगे जिसको हम बोलते हैं इन वजाइनेशन, और एंडोडर्म बाहर की तरफ कुछ सेल छोड़े जिसको हम लोग बोलते हैं एक्स वजाइनेशन। तो ये दोनों के मूवमेंट से बीच में कुछ सेल्स जमा होने लग जाते हैं, डिवाइड होते हैं, जमा हो जाते हैं, और वही सेल्स आगे जाके बनाते हैं मेसोडर्म। सो अल्टीमेटली आप नोटिस कर सकते हैं कि तीन लेयर्स बन गए। कौन से? एक्टोडर्म बन गया, मेसोडर्म बन गया, एंडोडर्म बन गया, बन गए तीनों लेयर्स। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसके ऊपर बस मैंने एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर नहीं बनाया है, ये सिर्फ इसके ऊपर स्पेसिफाई करने के लिए। तो इसका मतलब हमने थर्ड या फोर्थ पार्ट, दोनों पार्ट्स कवर कर दिए। हम लोगों ने क्या क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि एम्ब्रियोनिक डिस्क फॉर्म हुआ बिकॉज हाइपोब्लास्ट और एपिब्लास्ट दोनों फॉर्म हो रहे हैं। उसके साथ हमने देखा कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स फॉर्म हो रहे हैं, कोरियन जो प्रोटेक्शन के लिए, एमनियन जो एमनियोटिक फ्लूइड को होल्ड करके रखने के लिए है, जिसके वजह से आगे प्रेगनेंसी या डिलीवरी के टाइम पे दिक्कत ना हो, डिहाइड्रेशन ना हो बच्चे को। एलेंटॉइस जो है वो ब्लड वेसल्स को सप्लाई करता है, ब्लड वेसल्स सॉरी ब्लड सप्लाई करता है और ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन भी करने में हेल्प करता है। योक सैक जो है उसके साथ साथ, उसका एक्चुअली इसका प्राइमरी ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंस है नहीं, बिकॉज
ह्यूमंस का फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और न्यूट्रिशन सारा का सारा कहाँ से मिलता है, एंडोमेट्रियम से मिलता है, प्लासेंटा से मिलता है, तो इसका ज़्यादा कुछ काम है नहीं। ठीक है, फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्टिक देखा हम लोगों ने, और उसके साथ हम लोग तीनों डर्म लेयर्स का फॉर्मेशन भी देखा। सबसे पहले एंडोडर्म बनता है, फिर एक्टोडर्म बनता है, फिर मेसोडर्म बनता है। तीनों लेयर्स होने की वजह से दिस इज ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चलो तो देखते हैं अभी ये जो तीन लेयर्स बने इनका इंपॉर्टेंस क्या है। वैसे गैस्ट्रोला का जो आपका डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में दिया वो ये है, बट मीनिंग आपको आखिर तक समझ में आएगा नहीं, तो इट्स बेटर कि मैंने जो बताया वो अच्छे से देख लो। ठीक है, तो इसी तरह से स्ट्रक्चर बनता है। बाय द वे सीलम भी इसमें आपको दिखा दे रहा है। सीलम का मतलब होता है बॉडी कैविटी, हम जो एक्सटर्नल सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है बॉडी का और जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके बीच में जो कैविटी होती है वही होता है सीलम। तो सीलम देखो इसमें दिख रहा है, एमनियोटिक कैविटी दिख रही है, योक सैक दिख रहा है, एंड एक्टोडर्म दिख रहा है, मेसोडर्म, एंडोडर्म, कोरियन, ये सारे स्ट्रक्चर्स बनते हैं। हमने सिर्फ अंदर से बनाया था। ओके, हमने सिर्फ अंदर वाला ये कोरियन हमने स्ट्रक्चर बनाया था, ये बाहर का जो सिंसाइशियो ट्रोफोप्लास्ट है वो हमने नहीं बनाया था। तो ऊपर सिंसाइशियो ट्रोफोप्लास्ट प्रेजेंट होगा ही होगा। ठीक है, तो चलो बात करते हैं कि ये तीनों लेयर जो है उनका क्या क्या यूज है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पर कि तीनों लेयर्स के अपने अपने फंक्शन से हो सकता है कि एक पार्ट के तीन अलग अलग पार्ट्स तीन अलग लेयर से बने, हो सकता है। अब इसका मतलब क्या समझेंगे, तो सबसे पहले एक्टोडर्मल लेयर्स की बात करें। व्हाट इज फेट ऑफ जर्मिनल लेयर्स की, ये जर्मिनल लेयर्स का फेट क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, कहाँ जाके ये यूटिलाइज होते हैं। तो एक्टोडर्म क्या क्या फॉर्म करता है ये इधर लिखा हुआ है, मेसोडर्म क्या क्या फॉर्म करता है ये इधर लिखा हुआ है, और एंडोडर्म क्या क्या फॉर्म करता है ये इधर लिखा हुआ है। कुछ नहीं है, लिस्ट है भाई, जो याद रखोगे बेटर रहेगा, उतनी ही बात है, इसमें कुछ ज्यादा समझाने वाली बात नहीं है। बट मुझे एक यूनिक चीज जो मैंने मेंशन किया पहले वो बतानी है कि जैसे सबका कुछ ना कुछ कनेक्टेड है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, ये जो स्ट्रक्चर है मीसोडर्म है, ये मिडिल ईयर बना रहा है। ओके, बाकी के ईयर के पार्ट्स कहाँ बनेंगे, चलो देखते हैं कहीं और ईयर लिखा हुआ है क्या, ईयर इधर तो नहीं, इधर है क्या, ये देखो यूस्टेशियन ट्यूब, मिड लाइनिंग ऑफ मिडिल ईयर, देखो, देख रहे हो, मतलब ईयर का एक पार्ट मीजोरम ने बनाया, एक पार्ट एंडोडर्म ने बनाया। ठीक है, तो मैं ये इसी की बात कर रहा था कि कॉम्बिनेशन की बात अगर करते हैं तो मतलब तीनों लेयर्स कॉम्बिनेशन में कुछ कुछ ऑर्गन्स बनाते हैं। ठीक है, अभी जैसे देखो यहाँ पर आप देखोगे ये एनामल ऑफ टीथ बना रहा है, बट यहाँ पर ये डेंटाइन ऑफ टीथ बना रहा है। देखो दो अलग पार्ट्स कनेक्टेड हो रहे हैं यहाँ पर। ऐसे हर एक के केस में आप देखोगे, अभी देखो एंडोडर्म क्या कर रहा है, इट इज फॉर्मिंग द एपिथेलियम ऑफ द मिड गट। ठीक है, मिड गट मतलब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पार्ट है। यहाँ कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम का और क्या क्या बन रहा है, देखो फोर गट हैंड गट यहाँ पर बन रहा है, देख रहे हैं आपको, फोर गट मतलब स्टार्टिंग वाला पोर्शन एलिमेंट्री कैनल का, और एंडिंग वाला पोर्शन मतलब हैंड गट, मिड गट यहाँ बन रहा है। तो ऐसे आप सब में लिंक निकाल सकते हो, पता है, आईज का कुछ पार्ट्स वहां बन रहा है, देखो कॉर्निया, लेंस, कंजक्टिवा, रेटिना यहाँ बन रहा है, बट यहाँ पर स्क्लेरा एंड कोरोइड ऑफ आई बन रहा है। तो यू कैन सी द कनेक्शन, सॉरी, अलग अलग पार्ट्स जो है, मतलब एक ऑर्गन बनाने के लिए मल्टीपल पार्ट्स की जरूरत पड़ती है, मल्टीपल पार्ट्स मल्टीपल लेयर्स बनाते हैं। ठीक है, बट एग्जाम में इतना एक्सपीरियंस, 1 से 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर डायरेक्टली कि कौन सा ऑर्गन कहाँ से बनता है, उतना ही पूछ सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं आता। ठीक है, तो ये फेट है, ये डेस्टिनी है, ये जो एंडोडर्म एक्टोडर्म मेसोडर्म बने ये क्या करते हैं वो काम है। तो आप इन सबको कंपेयर करके देख लोगे तो पूरा का पूरा ह्यूमन बॉडी बनता है इन सारे ऑर्गन्स को मिला के। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे द प्रेगनेंसी, प्लेसेंटा एंड पार्चुरेशन, इन तीनों पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, उसके साथ लैक्टेशन के बारे में ही डिस्कस करेंगे। सो वी आर एजिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर। तो ये नेक्स्ट क्लास में ये दोनों पॉइंट्स हम खत्म करेंगे, एक्चुअली दोनों नहीं है, 4 पॉइंट्स है, बड़े बड़े पॉइंट्स है, प्रेगनेंसी, प्लेसेंटा, पार्चुरेशन, लैक्टेशन छोटा पॉइंट है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद आई थिंक एक ही क्लास में आई विल ट्राई टू फिनिश विथ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसमें वो रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स भी आते हैं, मतलब आजकल जो न्यू टेक्निक्स आ रहे हैं रिप्रोडक्शन में वो भी आते हैं, तो हम एक साथ ही वो फिनिश करने की कोशिश करेंगे। बट डोंट वरी, आपका नुकसान कहीं कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लिए हम स्टॉप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच गाइस, सो थैंक यू। मिलते हैं।